यह कहानी कनिका की है। वह एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और दो भाइयों की एकलौती बहन थी। कनिका के माता पिता का देहांत तो 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था। कनिका अपने माँ बाप की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था और काफ़ी अच्छी शिक्षा भी दी थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह नौकरी करे, इसीलिए उन्होंने उसे काफ़ी अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था। आज कनिका की उम्र 24 वर्ष है। कनिका के भाई उससे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उन्हें उसका ज़्यादा बाहर आना जाना पसंद नहीं था और वह उसके नौकरी करने के पक्ष में भी नहीं थे। इसीलिए कई बार कनिका अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती थी कि अगर वह आज जिंदा होते तो उसका करियर बहुत अच्छा होता। वो गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। उसके बड़े भैया गांव के सरपंच थे और बड़े ही दबंग इंसान थे। छोटे भैया शहर पढ़ने के लिए गए हुए थे। उसकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी, क्योंकि रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में एक दिन उसने अपने भैया से स्मार्टफोन की मांग की। वह अक्सर लोगों को देखा करती थी कि आजकल सभी के पास मोबाइल है, लड़का हो या लड़की हो, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर उसे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसीलिए उसने अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। उसके बड़े भैया ने फौरन ही उसे नया स्मार्टफोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। वो अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक किया करती थी। कनिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब उसने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट लाइक आने लगे थे। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर उसकी बात एक विवेक नाम के लड़के से हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने उसे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी कनिका ने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे उसकी दोस्ती विवेक से बढ़ने लगी और उन दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो रोजाना विवेक से फ़ोन पर बात किया करती थी और विवेक से चैटिंग भी होती थी। वह गांव में रहने वाली लड़की थी और विवेक शहर का रहने वाला लड़का था। विवेक उसे बहुत प्यार करने लगा था। वह भी विवेक से बहुत प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके भैया ने गांव के एक टीचर से उसकी शादी तय कर दी है, लेकिन वह तो विवेक से प्यार करती थी और फिर किसी और से कैसे शादी कर सकती है। उसने अपनी भाभी को बताया कि वह विवेक से प्यार करती है और ऐसे भैया बिना पूछे उसकी किसी से भी शादी कैसे तय कर सकते हैं। उन्हें एक बार उसकी इच्छा तो पूछ ही लेनी चाहिए थी। उसकी भाभी ने कहा कि देखो कनिका, तुम्हारे भैया लव मैरिज पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका यही मानना है कि वह तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हारे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे। कनिका ने कहा कि बड़े हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मेरी मर्जी जानने की भी नहीं सोचेंगे। अगर माँ बाप जिंदा होते तो वह मुझसे जरूर पूछते। एक बार मेरा रिश्ता कहीं तय करने से पहले कनिका की भाभी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भैया से बात करके देखूंगी, लेकिन वह बहुत गुस्से वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि वह अपना फैसला बदलेंगे। वह गांव के प्रधान हैं और उनके लिए अपनी इज्जत बहुत मायने रखती है। उसकी भाभी ने जब उसके भैया को बताया कि कनिका किसी लड़के से प्यार करती है और सोशल मीडिया पर उससे बातचीत हुई है, तो उसके भैया ने उसका मोबाइल छीन लिया और कहा कि ऐसे लड़कों से दूर रहो, वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। कनिका ने कहा कि भैया, विवेक ऐसा नहीं है, वह मेरा बहुत ख्याल रखता है और एक बार आप उससे मिलकर देख लें, बात करके देख लें। अगर आपको वह अच्छा ना लगे तब आप उसके लिए अपनी कोई राय बनाएं। बिना मिले बिना देखे ही आप उसे गलत कैसे कह सकते हैं। आप अगर चाहें तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। अरेंज मैरिज में भी तो एक अनजान लड़के के बारे में सिर्फ लोगों के जरिए पता ही तो किया जाता है, तो आप चाहें तो
उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं और उससे मिलकर उसके स्वभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके भैया ने गुस्से में कहा कि तुम छोटी होकर अब मुझसे इतनी जवान लड़ाओगी? मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए तुम्हारी शादी का फैसला मैं ही करूँगा। मैं मम्मी पापा की तरह तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकता और मेरी इस गांव में बहुत इज्जत है। अगर लोग जानेंगे कि मैंने तुम्हारी लव मैरिज की है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कनिका के भैया ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे डांट कर भगा दिया। कनिका अपने कमरे में जाकर कोने में बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद वह उसके प्यार को समझते। वह समझते कि शादी करके इंसान उसी के साथ खुश होता है जिससे उसे प्यार होता है। जबरदस्ती के रिश्तों में बांधकर किसी को भी खुशियाँ हासिल नहीं हो सकती। उनके लिए झूठी शान से ज़्यादा शायद कनिका की खुशी मायने रखती। लेकिन अब कनिका करती भी तो क्या करती? वह अभी यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और उसकी भाभी कहती हैं कि कनिका, तुम्हारी सहेली मोनिका तुमसे मिलने आई है। मोनिका कमरे में आ जाती है और कनिका की सूजी हुई आंखें देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम रो रही थी? उसे देखते ही कनिका उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर उसे सारी बात बताती है। तो मोनिका कहती है कि तुम्हारे भैया ने गांव के मुकेश से तुम्हारी शादी तय की है। तुम्हारी भाभी ने बताया था, लेकिन क्या तुम्हारे भैया को नहीं पता कि वह है तो सरकारी टीचर, लेकिन उसकी संगत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आए दिन तो वह शराब पीकर घूमता रहता है। तुम अपने भैया को यह सब बताना तो शायद वह तुम्हारी बात को समझेंगे। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। कनिका ने शाम को अपने भैया से कहा कि मोनिका बता रही थी कि आपने जिस लड़के से मेरी शादी की बात की है वह शराब पीता है। तो उसका भैया बोला कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अधिकतर सभी लड़के शराब पीते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम देखो कि वह लड़का कमाता है, सरकारी नौकरी करता है और मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरे आगे सर उठाने की कभी हिम्मत नहीं करता है। कनिका ने कहा कि वह ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो शराब पिए। उसे ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वह बोले कि शराब तो मैं भी पीता हूँ और मेरे साथ ज़्यादा जवान मत लड़ाओ। चुपचाप जहाँ कह रहा हूँ वहाँ शादी कर लो। माँ पापा के जाने के बाद मैंने बहुत प्यार से तुम्हें रखा है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर हाथ उठा दूँ और तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करूँ। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे जवान मत लड़ाओ। और गुस्से में उसके भैया वहाँ से चले गए। किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। भैया चाहते थे कि वह विवेक को भूल जाए। उसने यह सब बातें विवेक को बताईं तो विवेक ने कहा कि वह अपने भाई को समझाए, वह मुझसे एक बार मिलकर तो देखें, मैं उन्हें मना लूँगा। कनिका ने कहा कि वह बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। अब हमारे सामने भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। विवेक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम घर से भागो। कनिका ने कहा, चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ हमें कोई नहीं समझेगा और कोई हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती उस टीचर से करवा देंगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इसीलिए हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर उसी दिन रात के अंधेरे में कनिका अपने घर से भाग गई। रात के अंधेरे में जब वह अपने घर से भागी तो कोई भी उसे देख नहीं पाया था और विवेक के बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार उसकी विवेक से मुलाकात हुई तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसने पहली बार विवेक को देखा था। विवेक भी उसे देखते ही बहुत खुश हो गया था। विवेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में विवेक रहता था उसने कनिका को भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। उन दोनों ने अगले दिन कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी बन गए थे। इधर गांव में कनिका के भैया का गुस्से से बुरा हाल था और वह बौखलाए हुए घूम रहे थे। कनिका की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। विवेक भी बहुत मेहनती लड़का था, वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। विवेक के साथ जिंदगी गुजार कर वह बहुत खुश थी। वो अपने घर से भागकर आई थी जरूर, उसके भैया ने उसे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह यही सोच
सोच रही थी कि जब भैया को मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है तो मैं भी उनके बारे में क्यों सोचूं। वह अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर वह अपना घर छोड़कर नहीं आती तो उसके भैया उसकी कहीं और शादी करवा देते। वह विवेक से अलग नहीं होना चाहती थी। विवेक उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता था। उसको एहसास था कि कनिका उसकी खातिर सब कुछ छोड़कर आई है। अपनी जिंदगी का यह फैसला करके कभी भी वह नहीं पछताई थी। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई। एक दिन उसके पास फ़ोन आया कि उसके पति विवेक का एक्सीडेंट हो गया है। उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह भागते हुए अस्पताल गई। उसने देखा उसके पति ने मौत को गले लगा लिया है। यह देखकर कनिका बहुत रोई। उसके बाद उसने खुद को संभाला क्योंकि उसके पति के परिवार में उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और वह अपने कमरे पर वापस लौट आई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगी। उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया और उन्हें अपने पति की मौत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कनिका, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम यहाँ गांव में बिल्कुल भी मत आना। तुम्हारे भैया को तो तुम जानती हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे भैया ने तुम्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है। उन्होंने गांव में यह खबर फैला दी कि तुम्हारी एक हादसे में मौत हो गई है और झूठी लाश लाकर गांव वालों को दिखा दी। अब मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, वरना तुम्हारे भैया मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। उसकी भाभी ने रोते हुए फ़ोन रख दिया। उसकी भाभी ने हिम्मत करके कनिका के भैया को कनिका के बारे में बताया तो उन्होंने उसकी भाभी का हाथ बहुत कस के दबा दिया और बोले कि वो हमारे लिए मर चुकी है। अब उसके साथ चाहे जो हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के बाद उससे गलती से भी बात मत करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि रूह कांप जाएगी। भाई की ऐसी बातें सुनकर कनिका को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके भैया इसी तरीके की हरकत करेंगे, क्योंकि उनके लिए अपनी शान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वह अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती, उस पर तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। विवेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन वह लोग भी आखिर कब तक मदद करते। जब अपने मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर गैर भी कहाँ तक मदद करेंगे। कुछ दिन तो उसने घर की कुछ चीज़ों को बेचकर अपना गुजारा किया, लेकिन फिर एक दिन मकान मालिक अपना किराया लेने के लिए आ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मकान मालिक को उसका किराया दे सके, इसीलिए मकान मालिक ने उसे घर खाली करने को कह दिया। कनिका के इतने बुरे दिन आ गए थे कि उसके पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा था और वह भूख से मर रही थी। अपने पति को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। तभी उसके कमरे की दरवाजे की कुंडी बजी और उसने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। नीचे एक पैम्पलेट पड़ा हुआ था। जब उसने वह पैम्पलेट उठाकर देखा तो उसमें लिखा था कि 4 साल के बच्चे की परवरिश के लिए एक केयर टेकर चाहिए, सैलरी 5,000 रुपये और रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी। नीचे एड्रेस और नाम लिखा था। जो नाम लिखा था वो था इंस्पेक्टर RB कुमार। उसने अपनी किस्मत को शुक्रिया कहा। कनिका एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवा दी थी और अब उसने तय कर लिया था कि वह इस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने ज़रूर जाएगी और उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और वहाँ से वह उस पैम्पलेट पे दिए एड्रेस पर पहुँच गई। वो एक पुलिस स्टेशन का एड्रेस था। वहाँ पहुँचकर उसने एक सिपाही को वो पैम्पलेट दिखाई तो वो उसे इंस्पेक्टर के पास लेकर गया। इंस्पेक्टर ने उसको पूरा ऊपर से नीचे तक घूर के देखा। ये देखकर कनिका को बहुत अजीब लगा। उसके बाद उसने पूछा, बच्चे को संभाल लेगी? कनिका ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो इंस्पेक्टर बोला, तुम हवलदार के साथ घर चली जाओ, वहाँ मेरी नौकरानी होगी, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। कुछ घंटे में मैं तुम्हें वहीं आकर मिलूंगा। कनिका सिपाही के साथ उसके घर आ गई। उसे डर तो लग रहा था पर उसके पास कोई रास्ता न था।
क्योंकि उसके सर पे अब छत भी नहीं बची थी। उसे यहाँ रहने खाने को मिल रहा था। इंस्पेक्टर की नौकरानी काफ़ी सुंदर थी। कनिका सोच रही थी कि इसके होते हुए इन्हें केयर टेकर की क्यों ज़रूरत है। फिर उसने सोचा कि उसे क्या मतलब। कुछ घंटे बाद इंस्पेक्टर घर आ गया। उसने कनिका से कहा, अपने बारे में बताओ, और घूर के बोला, सच बोलना, पुलिस वाले से झूठ बोलने का नतीजा अच्छा नहीं होता है। कनिका ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। और कनिका ने अपनी पूरी कहानी उसको बताई कि कैसे वो घर से भागी, उसका पति मर गया और आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, सर से छत भी छिन गई है। और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताया। वो इंस्पेक्टर अकड़ कर बोला कि तुम्हारी दुख भरी दास्तान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर रख ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की परवरिश कोई पढ़ी लिखी औरत करे, वरना इस घर में बाकी कामों के लिए तो नौकर लगे हैं, पर वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तुम्हें घर के काम नहीं करने हैं, तुम सिर्फ मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अगर उसमें कोई कमी लगी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, समझ गई? कनिका ने सर हिला दिया। इंस्पेक्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, इसे विहान का कमरा दिखा दो, ये आज से वहीं रहेगी और इसका पूरा ख्याल रखना, इस घर के सदस्य की तरह। कनिका के पास ज़्यादा सामान बचा नहीं था। अपनी डिग्रियां और कुछ ज़रूरी सामान उसने अपने एक बैग में डाल लिया था। वो उसने विहान के कमरे में ही रख दिया। विहान इंस्पेक्टर का 4 साल का बच्चा था जो अभी घर में मौजूद नहीं था। नौकरानी ने कनिका को चाय नाश्ता करवाया। कनिका ने नौकरानी से पूछा, साहब की बीवी कहाँ है? तो उसने बताया कि साहब की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया है और दूसरी शादी कर ली है। रात को कुमार साहब घर आए तो उनका बेटा उनके साथ था। उन्होंने कनिका से अपने बेटे को मिलवाया और उसका नाम विहान बताया। कनिका ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगी। कनिका ने कुमार साहब को यकीन दिलाया कि वह उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पालेगी। कनिका को बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए विहान की परवरिश करने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन वह सुबह उठी तो उसने देखा विहान बिस्तर से गायब था। वह उठकर बाहर आई। उसने साहब से पूछा कि विहान कहाँ है? वह अपने बिस्तर पर नहीं है। साहब ने उसे बताया कि शाम तक वह घर वापस आ जाएगा। उसने साहब से कई बार पूछा आखिर वह कहाँ गया है और अब शाम तक कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह घर के मालिक थे, इसीलिए वह उनसे ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह उसे घर से निकाल देते तो वह कहाँ जाती, उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं था। रोज़ शाम के टाइम पर विहान घर वापस आ जाता था। रात को वह उसे सुला दिया करती थी। सुबह उठकर देखती तो विहान बिस्तर से गायब होता था। जब भी वह साहब से विहान के बारे में पूछती, वह उसे कोई भी जवाब नहीं देते। कह दिया करते कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम इस मामले से दूर रहो, इस बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। वह कहाँ पर जाता है इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारा काम सिर्फ उसकी परवरिश करना है, उसकी देखभाल करना है। तुम्हें जो काम दिया गया है बस वही करो। उसके बाद से उसने साहब से कुछ भी पूछना छोड़ दिया। एक रात जब वह विहान के साथ सो रही थी तो आधी रात को उसकी आंख खुली तो विहान उसके साथ बिस्तर पर ही सो रहा था। उसके बाद जब वह सुबह उठी तो विहान बिस्तर से गायब था। वह उठकर बाहर गई तो देखा कि कुमार साहब एक औरत का हाथ पकड़े उससे बात कर रहे थे। उसे देखते ही वो सकपका गए। उन्होंने कहा कि तुम कब आई? फिर वो उस औरत से बोले, ये विहान की केयर टेकर है और कनिका ये सीमा जी हैं, मेरी वकील। उन्होंने एक फाइल कनिका को दी और कहा कि इसे कमरे में संभाल कर रख देना, और वो दोनों लोग चले गए। तभी अचानक से वो फाइल उसके हाथ से गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर्स निकल गए। वो उन पेपर्स को इकट्ठा करने लगी। तभी उसकी नज़र फाइल से गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब उसने वह फ़ोटो देखी तो फ़ोटो देखते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह फ़ोटो किसी और की नहीं
बल्कि उसके पति की थी। यह देखकर वो हैरान रह गई थी कि उसके पति की तस्वीर आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। उसने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया कि उसने यह फोटो देख ली है या फिर यह पता चल गया है कि इस फोटो में जो आदमी है वो उसकी पत्नी है, तो वह उसे नहीं छोड़ेंगे। उस टाइम डर की वजह से उसने जल्दी जल्दी सारे कागज एक साथ इकट्ठे किए और उस फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई थी। लेकिन अब उसे डर लगने लगा था और सबसे बड़ी फिक्र की बात तो यह थी कि उसे पहले से ही साहब के देखने का तरीका अजीब लगता था। इसके बावजूद भी वो यहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि इस घर के अलावा उसका कोई और ठिकाना नहीं था और उसे उस बच्चे से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे यह बच्चा उसका ही है और अब उसे इस फोटो का राज भी जानना था। आखिर इस पुलिस वाले आदमी के पास उसके पति का फोटो कैसे आया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाइयों ने विवेक को ढूंढने के लिए इस पुलिस वाले से रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन उसके भाइयों ने तो विवेक को देखा ही नहीं था। उसके कुछ दिन समझ में नहीं आ रहा था, ना जाने उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। उस आदमी से पूछने की तो उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। एक रात कनिका को तेज प्यास लगी तो वो किचन से पानी लेने गई। पानी पीकर वो वापस आ ही रही थी, तभी साहब के कमरे से उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई दी। वो सोचने लगी कि साहब तो अकेले सोते हैं, फिर ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ें तेज हो गईं तो उसने की होल से देखा तो अंदर का नज़ारा देख कनिका के तो पैर कांपने लगे। साहब अंदर एक औरत को झुका के पीछे से उसे जोर जोर से धक्के मार रहे थे। इससे आगे उससे देखा नहीं गया। वो औरत कौन थी ये भी दिख नहीं पा रहा था। डर के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी साहब अच्छे आदमी नहीं है, तभी उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। वो मुझे भी ऐसे घूर घूर के देखते हैं। अब तो वो खुद को इस घर में असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ कि रात को उसकी आंख खुलती तो साहब के कमरे से आवाज़ें आती सुनाई देती। उसका और साहब का कमरा लगा हुआ ही था। एक दिन वो सोई नहीं। उसने सोचा आज वो देखेगी कि साहब के साथ कौन औरत होती है, तो वो लेटे लेटे इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह 3 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो धीरे से दीवार की आड़ में खड़े होकर देखने लगी। उस औरत पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो नौकरानी थी जो घर में खाना बनाने का काम करती थी। अब तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था वो इस घर से भाग जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उसकी मजबूरी, वो भाग भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप सो गई। सुबह उसे उठने में देर हो गई थी। उठते ही उसके दिमाग में कल रात की बातें आने लगीं। वो सोचने लगी कि साहब उस दिन अपनी वकील का हाथ पकड़े थे, कल नौकरानी के साथ वो ये सोच ही रही थी। तभी उसने देखा बिहान बिस्तर पर नहीं था। पता नहीं साहब उसे दिन में कहाँ छोड़ आते। अब कनिका को इस घर में बहुत अजीब लग रहा था। नौकरानी थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसने पूछा क्या हुआ, तो बोली पैर में मोच आ गई है। उसके दिन अब मुश्किल से इस घर में कट रहे थे। रात को वो जब कमरे में जाने लगी तो नौकरानी ने उसे गिलास में दूध दिया पीने को। उसने कहा ये किस लिए, तो बोली साहब ने आज से नियम बनाया है कि रात में सबको दूध पीना है। उसे बड़ा अजीब लगा, पर साहब कुर्सी पर सामने बैठे उसे ही घूर रहे थे तो उसने दूध पी लिया और अपने कमरे में चली गई। बिहान को वो सुला ही रही थी कि उसे भी बहुत तेज नींद आने लगी और वो कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह काफ़ी देर से उसकी आंख खुली। उसका सर भारी भारी हो रहा था और शरीर भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे अपने कपड़े भी अस्त व्यस्त लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। रोज की तरह बिहान बिस्तर पर नहीं था। वो उठी तो उसे चलने में भी दिक्कत
दिक्कत हो रही थी। मुश्किल से उसने नहाया धोया, फिर उसने ध्यान दिया कि हफ्ते में एक दिन उसके साथ ऐसा होता था। 1 महीना यूं ही गुजर गया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे इस घर में आए 2 महीने हो गए। 1 महीना तो उसका बहुत आराम से गुजरा, पर पिछले 1 महीने से उसके साथ अजीब अजीब चीज हो रही है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में आया कि शुरुआती महीने में वो रात को सोने से पहले दूध नहीं पीती थी। पिछले 1 महीने से ही वो रात में दूध पीती है, लेकिन दूध तो वो रोज पीती है, पर रोज तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, हफ्ते में 1 बार ही होता है। फिर उसने सोचा इस हफ्ते मैं दूध नहीं पीऊंगी, अगर उसकी वजह से होगा तो पता चल जाएगा। नौकरानी उसके कमरे में दूध दे जाती थी और वो रोज वो दूध खिड़की से फेंक देती थी। 4 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए 5वें दिन वो बेपरवाह होकर सो गई। आधी रात बीतने के बाद उसे कमरे में कुछ हलचल लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई, लेकिन वो बिल्कुल भी हिली नहीं। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास आया। वो यही सोच रही थी कि साहब की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे साथ, आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद उस आदमी ने जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, कनिका ने तुरंत नाइट लैंप जला दिया। उसके बाद सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। कमरे में जो आदमी था वो साहब नहीं बल्कि उसका पति था। कनिका को तो चक्कर ही आने लगे, उसका पति तो मर गया था, फिर वो यहाँ कैसे? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है और सही सलामत उसके सामने खड़ा है। विवेक भी उसकी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। विवेक ने उससे कहा, कनिका यकीन कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा विवेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो मैं जिंदा हूँ। और यह कहते हुए वह उसके और पास आ गया। कनिका उसको छूकर देख रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि वह सच में ही जिंदा है और उसके सामने बैठा है। वो उनके गले से लगकर खूब रोने लगी। वह भी उससे लिपट कर खूब रो रहा था। विवेक के जाने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब याद करके उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने विवेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वह कौन था जिसकी डेड बॉडी उसने देखी थी हॉस्पिटल में? और उसने विवेक से कहा कि आपको मालूम था कि मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप इतने महीने तक मुझसे दूर क्यों रहे? वो रोए चली जा रही थी और कहे जा रही थी। विवेक ने उससे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पिछले 1 महीने से हर हफ्ते मैं ही तुम्हारे पास यहाँ आता था, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। उसने कहा, विवेक अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे? मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। विवेक ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई थी और हमने शादी कर ली थी, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भैया ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्होंने अपने गांव में तो सबको यह बता दिया था कि तुम मर चुकी हो एक एक्सीडेंट में और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई है। तुम्हारे भैया ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था, लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन हो गए थे। लेकिन मैंने तुमसे शादी कर ली थी। मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे बार बार नौकरी से निकलवाना शुरू कर दिया। एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कहने लगे कि मेरे साथ साथ वह तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें वहां से छोड़कर चला गया, क्योंकि वह लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो। अगर वह लोग मुझे ढूंढ लेते तो वह मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ वह तुम्हें भी ढूंढते तो तुम भी मारी जाती। मैं नहीं चाहता था कि वह लोग तुम्हें मारते। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक ही एक कार ने
मुझे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरी जगह दूसरा आदमी तुम्हारे भाई की कार से टकरा गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर मैं वहाँ से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जिस घर में तुम रह रही हो यह मेरा दोस्त है, यह मेरा बचपन का फ्रेंड है और यह पुलिस ऑफिसर है। मैंने इससे मदद मांगी और यह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं भागता रहा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम किसी भी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले आओ, उसको अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशान ना हो। मेरा यह दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती। इसीलिए उसने सोचा कि यह अपने बेटे बिहान की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी और परेशानी की खातिर आसानी से तुम उसके घर पर जाकर रह लोगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ थी और अब मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने अपनी वकील के साथ मिलकर तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैं तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं करवा देता तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। काफ़ी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल के ही एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पता निकाल ही लेते और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा और फिर जब मुझे तुमसे मिलने की बहुत तड़प लगने लगी तो उसने ही हफ्ते में 1 दिन इस तरह तुमसे मिलवाने का प्लान बनाया। जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढ निकाला तब तक उसने मुझे भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही ऐसी जगह थी जहां पर मैं बिल्कुल महफूज था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। आज मैं तुम्हें सच बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा था कि रात बिताने के बाद जब तुम जागोगी तब मुझे देखकर खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो आज मेरे छूते ही जाग गई। कनिका ने कहा, क्योंकि मुझे शक था तो कुछ दिनों से मैं दूध नहीं पी रही थी। एक सवाल अब भी कनिका के दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर बिहान सुबह होते ही कहाँ चला जाता था। तभी विवेक बोला, ये तुम्हें मेरा दोस्त सुबह खुद बताएगा, चलो अभी सो जाते हैं। फिर कई महीनों बाद कनिका अपने पति की बाहों में खो गई। सुबह जब वो उठी तो इंस्पेक्टर साहब उसके कमरे में आए और बोले, कैसा लगा सरप्राइज? विवेक बोला, बहुत अच्छा, लेकिन ये परेशान है कि बिहान कहाँ जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना भाभी, बिहान सुबह मेरी पत्नी के पास चला जाता था, कुछ घंटे वो स्कूल में रहता था। कनिका ने कहा, आपकी पत्नी? तो वो बोले, हाँ। उसके बाद नौकरानी कमरे में आई और साहब के गले से लग गई। वो बोले, ये मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं। विवेक की मदद करने के लिए इन्होंने भी नाटक किया था जिससे आप इस घर में आ सकें, बेटे की परवरिश के बहाने से। अब कनिका को समझ आ गया कि तभी उस रात साहब इनके साथ और उसने अपना माथा पीट लिया कि वो ना जाने क्या क्या सोच रही थी। आज इस घटना को 1 महीना बीत गया है। कनिका अपने पति के साथ बहुत खुश है, उसके पति की नौकरी लग गई है और कनिका हफ्ते में 1 बार बिहान से भी मिल आती है और अब वो खुद भी प्रेग्नेंट है। दोस्तों, घर से भागना बेहतर नहीं है, पर घर वालों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने घर के लोगों के प्यार को समझें, उनकी पसंद की इज्जत करें और ज़बरदस्ती की शादी ना कराएं। तो घर से भागने के फैसले भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ये फैसला खुशी खुशी नहीं लेता है। जब लोग उसे नहीं समझते तब मजबूरी में लोग ये फैसला लेते हैं। शादी वही बेहतर होती है जिसकी नींव प्यार हो, जोर जबरदस्ती नहीं। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।